हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी डीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट आप लोगों का कवर कर देने वाली हूँ। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। और अगर आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई नोटिस या इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, आज के इस वीडियो में आप लोगों का यूनिट 3 यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का पूरा यूनिट कवर कर देने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और केयरफुली वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग एक बार बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट ऑन इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, नीति आयोग, फिस्कल्स पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक इन्फॉर्म्स लिबरलाइजेशंस, टेक्नोलॉजिकल्स इन्वायरमेंट इन इंडिया, पॉलिसी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट्स लॉ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सभी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है, किस तरह से बिज़नेस इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरह से हमारा बिज़नेस डेवलप करता है, और बिज़नेस में फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या रोल होता है, ये सभी हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारे यूनिट से कि बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस। तो व्यवसाय का आशय ऐसे कार्यों से है जो व्यक्ति को व्यस्त रखे, परंतु सामान्य तौर पर प्रत्येक कार्य अथवा क्रिया को व्यवसाय नहीं माना जा सकता। आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवसाय का अर्थ लोगों को ऐसे कार्यों अथवा क्रियाओं से है जिनके द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। यानी इस मीनिंग से हम यह समझ सकते हैं कि व्यवसाय से आशय यह है जिन कार्यों को करने से मानव द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाएं की जाती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उसका जो वितरण करके जो धन की प्राप्ति होती है उसे ही बिजनेस कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे यह भी कहा गया है कि सभी कार्य मनुष्य द्वारा जो किए जाते हैं वे सभी बिजनेस नहीं कहलाती है। यानी मनुष्य द्वारा जितनी भी क्रियाएं धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है उन सभी को व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। यानी इसका अर्थ यह भी हो जाता है कि जो क्रिया किसी अनार्थिक उद्देश्य से की जाती है या जिसका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं होता है, यानी कि धन की प्राप्ति करना नहीं होता है, वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आती है। तो इसे ही हम लोग व्यवसाय यानी कि बिजनेस कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है। यानी फ्रेंड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण का मतलब हम सभी जानते हैं कि व्यावसायिक वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस वातावरण। तो जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट यानी कि प्रभाव बनाते हैं, चाहे वे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, यानी जिस इन्वायरमेंट से हमारा बिजनेस है, जिस इन्वायरमेंट में हमारा बिजनेस चल रहा है, जितनी भी सराउंडिंग यानी कि परिवेश आती है उसके अंतर्गत, जैसे कि वीकनेस, इंटरनल पावर, रिलेशनशिप, ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशंस, नेचर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो कल्चर्स फैक्टर्स
डेमोग्राफिक, ट्रेड, नेचर्स फैक्टर्स एंड ग्लोबल्स ट्रेंड्स एंड क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट ETC, यानी कि जितने भी हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, वे सभी बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम बिजनेस की जितनी भी वीकनेस पॉइंट होती है, उसके इंटरनल पावर क्या है, उसके रिलेशनशिप ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कंपनी चलाया जा रहा है, जो व्यवसाय किया जा रहा है, व्यवसाय के अंतर्गत जितनी भी लोग संस्था में काम कर रहे हैं, वे सभी के बीच में किस तरह का रिलेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरह का है, सरकारी नीतियाँ किस तरह की लागू होती है, रेगुलेशंस क्या हैं उस एरिया के, जिस एरिया में बिजनेस चल रहा है, और किस तरह का कल्चर में बिजनेस को प्रारंभ किया गया, ये सभी बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालता है। तो इसे ही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि यानी दूसरे शब्दों में जितना भी सराउंडिंग यानी कि परिवेश, चाहे वे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जो भी हमारे बिजनेस में कोई ना कोई इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, उसे ही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट में दिया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक ओपन सिस्टम होता है। इसका मतलब जो हम इन्वायरमेंट में से कुछ लेते हैं और बदले में कुछ देते हैं, तो इसी को ओपन सिस्टम कहते हैं। सेकेंड कंसेप्ट आ जाता है फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम है वे क्लोज सिस्टम होता है, और जो एक्सटर्नल सिस्टम होते हैं वे ओपन सिस्टम कहलाता है। यानी जो बिजनेस के इंटरनल पार्ट होते हैं वे सभी क्लोज सिस्टम होते हैं, और जो एक्सटर्नल सिस्टम होते हैं वे ओपन सिस्टम होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि बिजनेस में दो तरह का प्रभाव पड़ता है, बिजनेस के अंदर किस तरह का बिजनेस चल रहा है, किस तरह का रॉ मटेरियल की कमी हो रही है, और किस तरह से वर्कर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं, ये इंटरनल इफेक्ट पड़ता है। तो इससे हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। और सेकंड आता है एक्सटर्नल, यानी कि बिजनेस से बाहर किस तरह का परिवेश में बिजनेस हो रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोगों का पसंद किस तरह का है, जिस चीज़ का बिजनेस किया जा रहा है उस चीज़ का डिमांड है या नहीं मार्केट में, वे सभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी 2 पार्ट्स हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मिक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो आगे हम लोग इसको ही एक्सप्लेन करेंगे कि मिक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। मिक्रो यानी कि छोटा और मैक्रो यानी कि बड़ा पैमाने पे जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग समझ सकते हैं इंटरनल मीन्स क्या होता है और एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है। इंटरनल यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, हम लोग सरल भाषा में समझ सकते हैं जैसे कि अपने घर का प्रॉब्लम, यानी कि घर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होती है वे इंटरनल प्रॉब्लम होती है। और एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितनी भी इफेक्ट डालती है बिजनेस में उसे हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। यानी कि इसमें समझ सकते हैं कि घर के बाहर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक्सटर्नल्स कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि बिजनेस फर्म में किन किन फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट में आ जाता है कि इंटरनल पावर कैसा है, रिलेशनशिप्स वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसा है, और थर्ड में आ जाता है ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ में आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल्स ऑफ इकोनॉमी, क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है, सोशियो कल्चर्स फैक्टर्स, फिर डेमोग्राफिक्स कैसा है, ग्लोबल ट्रेड वीकनेस
क्या है, ये सभी इसके फैक्टर्स में आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि बुशरा साजली ने किस तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया है। बिजनेस इन्वायरमेंट बाय बुशरा साजली, एन इंट्रोडक्शंस टू बिजनेस इन्वायरमेंट। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, माना कि एक एग्जाम्पल के तहत उन्होंने समझाया है कि माना कि मेरा एक एवीसी एलटीडी संस्था है, जिस एरिया में यह संस्था स्थित है वहाँ जितने भी सराउंडिंग यानी कि परिवेश हैं जो हमारे बिजनेस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल रहा है, इसी को बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि जिस एरिया में हम अपना बिजनेस स्थापित किए हैं उस एरिया से जितने भी हमारे बिजनेस को प्रभाव करेंगे, जितने भी प्रभाव डालेंगे, वे सभी इम्पैक्ट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कि वे इन्वायरमेंट के अंदर हमारा बिजनेस है जहाँ पे वे हमारा बिजनेस को एग्जिट या इम्पैक्ट डालता है। जैसे अगर हम एक दुकान खोलते हैं तो वो दुकान किस एरिया में है, किस कंट्री के अंदर है, किस रीजन में है, वहाँ किस टाइप का कस्टमर है जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स या वस्तु खरीदते हैं, वे सप्लायर कैसे हैं, वे सप्लायर हमको टाइम पे रॉ मटेरियल या वस्तु प्रोवाइड करता है या नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी ETC, ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस यानी दुकान को इफेक्ट डालता है। इसी को बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके फीचर्स क्या क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या क्या है, ये सभी अब हम लोग आगे जानेंगे। तो पहला पॉइंट में आ जाता है डायनामिक। हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वे चेंज यानी कि बदलता रहता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट है, कभी हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कभी लॉस हो जाता है, कभी कस्टमर्स की इनकम में कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट में चेंजिंग आते रहता है, इसलिए हम इसे डायनामिक इन्वायरमेंट कहेंगे। उदाहरण के रूप में हम लोग जान सकते हैं कि माना कि आज जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है क्या वो वैसा ही हमेशा होता रहेगा, बल्कि बिजनेस फ्लक्चुएट्स कम या ज़्यादा, बढ़ता या घटता रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता है, ये चेंज होते ही रहता है। यानी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु की डिमांड आज बहुत ज़्यादा हुई तो कल उस वस्तु की डिमांड पूरा शून्य हो जाता है। तो इस तरह से हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं, तो इसे ही हम लोग डायनामिक इन्वायरमेंट कहेंगे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। इसका मतलब यह है कि जब सरकार किसी चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जिससे लोगों के इनकम और बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, इसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट यानी कि जटिलताओं का सामना करना पड़ता है बिजनेस में, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 में दिया है अनसर्टेन यानी कि अस्थिरता। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं वह अनसर्टेन ही है, इसलिए हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में अनसर्टेन ही होता है। यानी हम अपनी बिजनेस के इन्वायरमेंट को सर्टेनिंग कभी नहीं जान सकते। यानी फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि बिज़नेस में कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि हमारा बिज़नेस में प्रॉफिट ही होगा। हो सके तो बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है और हो सके तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यह सर्टेन नहीं होता है या स्थिर नहीं होता है कि हमारा बिज़नेस आगे जाके डेवलप ही करेगा। हो सके तो हमारा बिज़नेस डूब भी सकता है, तो इसे हम लोग अनसर्टेन इन्वायरमेंट कहेंगे। चौथा पॉइंट आ जाता है मल्टीफेस्टेड यानी कि माना
किसी ऐसी पार्टिकुलर गुड्स यानी कि ऐसी पार्टिकुलर वस्तु के ऊपर टैक्स चेंज या इंक्रीज हो रहा है और वे गुड्स हमारे बिजनेस में इंक्लूड है, तो वे हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। यानी जैसे कि मान के चलिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस का पर्टिकुलर ऐसा वस्तु जिसका आपको अपने बिजनेस में यूज़ करना ही करना होता, उसके बिना आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो ही नहीं सकता। और वैसे ही वस्तु पे अगर टैक्स लग गया और उसमें टैक्स इंक्रीजिंग हो गई तो ऐसे में भी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और इस तरह से भी बिजनेस प्रभावित होता है। अगला पॉइंट आ जाता है फार रीचिंग इम्पैक्ट। एक छोटा सा चेंज अगर होता है तो बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि अगर बिजनेस हमारा चल रहा है अच्छे तरीके से और बिजनेस में किसी तरह का कोई थोड़ा सा भी चेंजिंग हो जाता है तो बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे जिस एरिया में बिजनेस चल रहा है उस एरिया के जो पॉलिटिकल्स गवर्नमेंट है उनसे अच्छा तालमेल है और उस एरिया का गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो उस तरह से हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एक सरल सा एग्जांपल के माध्यम से यह भी समझ सकते हैं। मान के चलिए कि मेरा रेनकोट्स का बिजनेस है और इस साल बारिश की कमी हुई ही नहीं, यानी कि बारिश बहुत ही कम हुई और यहाँ पूरा प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिजनेस हम लोगों का मौसम के आधार पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अब ठंड का मौसम आ गया, ठंड के मौसम में हम लोग स्वेटर का या फिर ऊन का बिजनेस करेंगे और ऐसा हुआ कि इस बार ज़्यादा ठंडा हुआ ही नहीं तो हमारा प्रॉफिट पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब तो अभी तक हम लोग देखें कि बिज़नेस इन्वायरमेंट से किस तरह से हमें नुकसान होता है, किस तरह से हमें बिज़नेस इन्वायरमेंट से लॉसेस होती है, ये सभी हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के क्या क्या महत्व है और किस तरह से बिज़नेस इन्वायरमेंट हमारा हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट में दिया है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज टू थ्रेट्स। इसका मतलब अगर हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस करके चलते हैं, यानी कि पूरे विश्लेषण करके चलते हैं, यानी उस इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा या हो सकता है, यानी विश्लेषण करके चलते हैं तो तब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है एंड थ्रेट्स का पता चल जाता है कि क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। यानी कि बिजनेस को स्टार्टिंग करने से पहले उसका पूर्ण रूप से प्लानिंग कर लेते हैं और क्या क्या हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरत है और किन किन समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ सकता है, ये सभी चीज़ों के बारे में पहले से अगर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें बिजनेस में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाती है और हमें थोड़ा बहुत ही बिजनेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले से रेडी होते हैं। जो समस्या हमारे बिजनेस में आने वाली है उसका उपचार हम लोग पहले से ढूंढ के रहते हैं कि अगर इस तरह का हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, हम ये ऑप्शन को यूज़ करके अपने बिजनेस को चलाए रख सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकेंड इम्पोर्टेंस है कि गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कि इम्पोर्टेंस में या हमें बिजनेस इन्वायरमेंट डायरेक्शन देता है कि किस चीज़ का बिजनेस किस एरिया में करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यदि मेरा रेनकोट का बिजनेस है और हमको डायरेक्टली पता लग गया कि हर साल उस क्षेत्र में बारिश होती ही होती है, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ मेरा रेनकोट का बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा में होगा और वहाँ जाके अगर हम बिजनेस करेंगे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन भी देता है इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट आता है
कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में ये कंटिन्यूअस लर्निंग चलती रहती है। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग, जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है कि इस बिजनेस के लॉस से हमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो उससे हमेशा वो सीखते रहता है कि ये गलती को हम नहीं करेंगे, इस तरह का बिजनेस हम नहीं करेंगे, इस तरह का बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, और उस बिजनेस को एनालिसिस करके वो बिजनेस करने का प्रयास करेगा। यानी कि वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट से सीखता रहता है। अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4 में बताया गया आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट से बिजनेस का आइडेंटिफाइंग होता है, बिजनेस का वीकनेस और स्ट्रेंथ पॉइंट का पता चलता है कि बिजनेस में क्या क्या वीकनेस और क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि नोकिया मोबाइल कंपनी जिस समय एंड्रॉयड निकालना था उस टाइम तो नहीं निकाला, यानी वे अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, इसलिए उसके बिजनेस इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ा, जो उसके तुलना पर दूसरे अनेक तरह के कंपनी एंड्रॉयड मोबाइल बना दिया, उससे इंटरनल इन्वायरमेंट हुआ। यानी कि अब आप सभी जान सकते हैं कि अब नोकिया मोबाइल अब नहीं चल रहा है, अब फाइनली नोकिया मोबाइल बंद हो चुका है, क्योंकि अब वो समय पे अपना एनालिसिस और वीकनेस और स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाया, इसीलिए उससे यह सीख मिला कि किस तरह की एंड्रॉयड मोबाइल की मांग थी और हम किस तरह की मोबाइल निकाले। तो इससे नोकिया मोबाइल कंपनी को पता चल गया कि मेरा किस तरह से नुकसान हुआ और मेरी क्या स्ट्रेंथ पॉइंट थी और क्या वीकनेस। तो इससे आइडेंटिफाई किया जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट से किस तरह का इफेक्ट से बिजनेस को प्रॉफिट मिल सकता है और किस तरह से लॉस में चला जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। पहले ही इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के 2 भाग होते हैं, मिक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि आंतरिक वातावरण वे वातावरण है जिसमें अपना कंट्रोल होता है, जैसे कि बिजनेस फर्म के अंदर में प्लांट्स एंड पॉलिसीज, सेकंड में आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स, थर्ड में आ जाता है फाइनेंशियल रिसोर्स और 4 में आ जाता है कॉर्पोरेट इमेज, 5 में आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी, 6 में आ जाता है लेबर मैनेजमेंट एंड 7 में आ जाता है रिलेशनशिप। ये सब आंतरिक पर्यावरण है जो ये बिजनेस के फर्म के अंदर होता है और इसको नियंत्रण किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। इसका दूसरा नाम जनरल इन्वायरमेंट भी है। सेकेंड आ जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स बाहरी पर्यावरण, वे पर्यावरण जो व्यवसायिक संस्था के बाहर होता है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बाहरी पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार से है। इंटरनल इन्वायरमेंट के 2 भाग हैं, मिक्रो इन्वायरमेंट यानी कि छोटा, मैक्रो इन्वायरमेंट यानी कि बड़ा। मिक्रो इन्वायरमेंट में इनमें वे चीज़ें आते हैं जो छोटे पैमाने पे होते हैं, जैसे कि द कस्टमर्स, द कंपटीटर्स, और थर्ड में आ जाता है द सप्लायर्स, सोसाइटी, पब्लिक, मार्केट, इंटरमीडिएटर्स। और मैक्रो इन्वायरमेंट में आ जाता है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल्स अपडेट, पॉलिटिकल्स, कल्चर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सभी मिक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ये बिजनेस क्लोज इन्वायरमेंट होता है, यानी कि ये सभी जो कारण हैं बिजनेस के, ये सभी बिजनेस को क्लोज करने पर प्रभाव डालता है।
द कस्टमर्स यानी मैक्रो इन्वायरमेंट में कस्टमर्स का प्रभाव पड़ता है कि किस तरह के कस्टमर्स हमारे बिजनेस को पसंद करते हैं, हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। सेकंड में कंपटीटर्स यानी कि जो वस्तु का बिजनेस हम कर रहे हैं उस वस्तु का कोई दूसरा व्यक्ति भी बिजनेस प्रारंभ कर दिया तो ये भी मिक्रो इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल में आ जाता है। और सप्लायर्स यानी कि आपूर्तिकर्ता किस तरह से सप्लायर्स का हो रहा है। फिर सोसाइटी किस तरह का सोसाइटी में बिजनेस चल रहा है। फिर आ जाता है पब्लिक कि पब्लिक को किस तरह की वस्तुओं की मांग है। मार्केट इंटरमीडिएटर्स यानी कि मार्केट में किस तरह के मीडिएटर्स हैं, किस तरह की वस्तुओं की डिमांड है, ये सभी आ जाते हैं मिक्रो इन्वायरमेंट में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब मेरा क्या क्या रिसोर्सेस है बिजनेस में, जैसे मेरे पास कितना कैपिटल है, कितना लेबर है, इटीसी, ये सभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस के अंतर्गत कितनी सारी ऐसे वस्तुएं हैं जिस हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। मेरे पास कितना कैपिटल है जो कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मेरे बिजनेस के अंतर्गत कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स हैं, ये सभी हमारे इंटरनल पार्ट हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट में आ जाता है कैपिटलिस्ट प्लस इकोनॉमी, यानी इसमें हम फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई प्राइस विल डिसाइड करते हैं मार्केट के आधार पर और सारा फैक्टर्स प्रोडक्शन प्रोवाइड को दे देते हैं। सेकंड में आता है सोशलिस्ट प्लस इकोनॉमी, यानी कि समाज और आर्थिक स्थिति को इसमें इंगित किया जाता है। इसमें जस्ट इसके उल्टा होता है, प्राइस डिसाइड के बजाय सरकार करता है। यानी कि यहाँ पे प्राइस खुद से डिसाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पे इसका जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे होते हैं उसका प्राइस सरकार डिसाइड करती है और सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि सोना हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी का प्राइस सरकार तय करती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे अभी इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी पर काम कर रहा है। मैक्रो पार्ट में आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे कि गवर्नमेंट विभिन्न तरह की पॉलिसीज निकालते रहते हैं, साथ ही नियंत्रण करता रहता है, प्लानिंग अथॉरिटीज़ करता है। जैसे निम्न पॉलिसीज होते हैं। फर्स्ट में आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार बहुत ऐसे नियम लागू करते रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल्स को फंडिंग देता है, जैसे कि SSI के माध्यम देता है, यानी कि स्मॉल स्किल्स इंडस्ट्रियल्स के माध्यम से बिजनेस करने का फंडिंग करते रहता है। सभी लोगों को बिजनेस करने के लिए उसे प्रोत्साहन राशि देती है। और फिर छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए जैसे कि पशुपालन, मछली पालन, ये सभी के लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेकेंड आ जाता है फिस्कल पॉलिसी। हमारे गवर्नमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा जाता है, उससे फिस्कल्स पॉलिसी कहा जाता है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे देश के इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वे सभी देखे जाते हैं, वे सभी फिस्कल्स पॉलिसी कहलाते हैं। फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति कहा जाता है। तीसरा में आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। अगर RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यानी लोन के लिए इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो यह मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि यह मॉनेटरी पॉलिसी को बैंकों के माध्यम से
चलाया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी बैंकों के द्वारा तय की जाती है, यानी कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या फिर लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो ये सभी डिपेंड करता है आरबीआई के पास। चौथा पॉइंट आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि विदेशी विनियोग नीति, यानी विदेशों में जाके बिजनेस करना, विदेशों में जाके अपनी पूंजी लगाना, वहाँ पे जाके बिजनेस स्टार्ट करना, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तय की जाती है। सेकेंड पॉइंट में आ जाता है लीगल, यानी कि जैसे जीएसटी आया, कल दिन कुछ और टैक्स ला दिया, इससे भी बिजनेस एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉलिटिकल्स, जैसे कोई इंडिया में किसी राज्य में इंस्टेबिलिटी है, यानी कि सरकार चेंज होता रहता है, तो इससे भी बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल झारखंड में रघुवर दास आया, फिर अभी जेएमएम, ऐसे बार बार चेंज होता रहता है, तो इस तरह से बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिजनेस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मंत्रियों के चेंज होने से, सरकार के चेंज हो जाने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, सारा सराउंडिंग चेंज हो जाता है। मैक्रो पार्ट का एक एग्जांपल यह भी है, जैसे कि कर्नाटक भी अच्छा उदाहरण है, जो अभी वहाँ वार यानी कि युद्ध वगैरह हुआ, तो वहाँ गवर्नमेंट चेंज होता रहता है, यानी कि गवर्नमेंट फिक्स नहीं है। कर्नाटक में हमेशा गवर्नमेंट चेंज होते रहते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे बिजनेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट या भी मैक्रो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इसका मतलब कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व हमको देखना होगा कि हम जिस जगह पर अपना व्यवसायिक संस्था खोलेंगे, वहाँ पर लोगों का ज़्यादा डिमांड किस वस्तु पर है, वहाँ कौन सी चीज़ों को लोगों तक आसानी से नहीं मिल रही है, वैसी चीज़ों को डायरेक्टली अपना व्यापार स्टार्ट कर देंगे, तो इससे मेरा व्यापार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसे सोशल इन्वायरमेंट को एनालिसिस या पूरी अच्छे से जानने के बाद कोई भी व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट। जैसे हमने एक होटल खोला, तो सबसे पहले यह पता कर लेना चाहिए कि वहाँ लोग क्या खाना पसंद करते हैं, वेज या नॉन वेज, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही होटल में वैसे ही रेसिपी बनाने से होटल बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इसीलिए सोशल एनवायरनमेंट का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसे मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट माना जाता है। अगला आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे अगर आज कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो उससे भी हमारा व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं और इस तरह से हमारा देश तो डेवलप कर रहा है, लेकिन इस तरह से मशीनरी चीज़ों के आ जाने से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस में। क्योंकि अगर कोई छोटे व्यापारी है और अपना बिजनेस चला रहा है और कोई अमीर व्यक्ति ऐसा आया जो कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी और वो बहुत ही वस्तुएं ऐसी है जो कि जो वस्तुओं को हमें बनाने में एक हफ्ते लग जाती है, वो एक दिन में ही पूरा कंप्लीट कर देता है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी के आ जाने से भी हमारा इन्वायरमेंट पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मशीनरी ईटीसी, या फिर दूसरा एग्जांपल नोकिया के साथ हुआ है। तीसरा एग्जांपल, जैसे बैंक पर लोग पहले काफ़ी लाइन लगे होते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, सब काम मशीन कर रहा है, ऑनलाइन लेन देन होता है, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, यूपीआई, ये सभी ने टेक्नोलॉजी के आ जाने से सभी लोगों का
नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। इससे भी बहुत ही ज़्यादा बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ा। एक तरह से बिजनेस वालों के लिए तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अगला पॉइंट आता है डेमोग्राफिकल्स इन्वायरमेंट्स। इस पर्यावरण को यह देखना है कि इस क्षेत्र पर कितना यंग एज वाला लोग है, कितना शादीशुदा है, कितना बेबीज है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर इसका एनालिसिस करने के बाद इसको जॉनसन बेबी का या फिर बच्चों की चीज़ें, यानी कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है, इस तरह हम यहाँ पे एनालिसिस पहले कर लेने से किस तरह के लोग रहते हैं, यानी कि बूढ़े कितने हैं, यंग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ये सभी का एनालिसिस करने के बाद अगर बिजनेस प्रारंभ किया जाता है। जैसे कि बच्चों के लिए जॉनसन्स बेबी का क्रीम, पाउडर, शैम्पू, ये सभी बच्चों के लिए ही बिजनेस करता है। तो अगर डायरेक्टली कर देता है, अपना व्यापार स्टार्ट करता है, तब बिजनेस एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर ये सभी चीज़ों का एनालिसिस नहीं करता है और बिजनेस प्रारंभ कर देता है तो इससे बिजनेस में काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ये चीज़ का एनालिसिस करने के बाद ही बिजनेस का प्रारंभ करना चाहिए। आगे आ जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें हमें रीन्यूएबल्स रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी आदि सबको देखने के बाद फिर हम अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी एरिया पर अपना बिजनेस फर्म खोली, लेकिन वहाँ वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो इससे मेरा व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति ईंट भट्ठा का बिजनेस करना चाहता है तो वहाँ पे उसे पानी, मिट्टी और बालू वगैरह का आवश्यकता होगी, और वे ऐसे जगह पे कर दिया जहाँ पे ना उसे पानी मिल रही है टाइम पे, ना उसे बालू मिल रहा है, ना उसे कोयला वगैरह मिल रहा है, तो इससे उसके बिजनेस पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अगला आ जाता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, यानी कि देश के बाहर इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस पर प्रभाव डालता है। यानी कि बाहर के देशों का इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस पे काफ़ी प्रभाव डालता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या दूसरे देशों में हमारे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट से, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।